फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम अपने पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड हमारा चल रहा था, उसका आज हम फोर्थ टॉपिक है हमारा स्विट्ज़रलैंड का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में बताएंगे कि स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान है वो किस प्रकार का है। बच्चों, विश्व के जो सभी संविधान हैं उन सभी संविधानों की अगर हम तुलना करें तो उसमें से स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है ये एक अपना अलग ही महत्व रखता है, यानी इसकी अपनी एक बहुत अलग ही जो है इम्पोर्टेंस है। स्विट्ज़रलैंड अपनी मनोरम प्राकृतिक जो दृश्य है उन दृश्यों की छटा के लिए विश्व भर में बच्चों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यद्यपि हम देखें तो इसकी जो भौगोलिक रूप से ये इतना विशाल भी नहीं है, यानी इतना बड़ा भी जो है वो देश नहीं है, बहुत छोटा सा ही देश है। लेकिन ये जो है इसके बावजूद भी अपनी जो राजनीतिक पद्धति है उसके कारण इसका अपना एक अनूठा ये स्थान जो है वो रखता है विश्व में। और स्विट्ज़रलैंड में बच्चों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो अपनाया गया है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उसके लिए भी ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये इसको जो है वो एक हिल स्टेशन जो है वो कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड को जो है वो एक हिल स्टेशन यानी एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है वो कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। यहाँ का प्राकृतिक जो अगर मनोरम का दृश्य देखा जाए तो बहुत ही लुभावना, यानी मन को बहुत ही लुभावना दृश्य है। इसलिए जो है स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ जो है वो भी विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है ये अपने में एक अलग ही जो है इसका इम्पोर्टेंस है, यानी महत्व रखता है। अब हम ले रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले हम लेंगे कि यह लिखित संविधान है। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है बच्चों, इसके संविधान को बनाया गया है और लिखा गया है, यानी ये निर्मित और लिखित संविधान है जिसके की अंतर्गत 123 जो है वो धाराएं हैं। इसमें जो है इसकी बहुत सारी बातें हैं जिनको बड़े ही डिटेल से है उसमें लिखा गया है, यानी उन धाराओं में 123 जो इसकी धाराएं हैं उसमें बहुत सारी जो बातें हैं उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा गया है। और विशेषकर इसमें जो केंद्र है, सेंटर है और कैंटन, इन कैंटनों के बीच शक्ति के विभाजन का भी बहुत ही डीपली जो है उसका वर्णन किया गया है। तो ये है इसके लिखित संविधान। दूसरा है ये प्राचीनतम गणराज्य। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि विश्व के जो भी अधिकांश देश थे उनमें तो राजाओं और सामंतों का राज था, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है उसकी व्यवस्था थी। और वहाँ पर शासन करने वाले जो अधिकारी थे उन अधिकारियों पर जनता का प्रभुत्व था और वे जनता जो है यानी उसकी भावना का वे लोग आदर भी करते थे, यानी जनता की भावना का वे लोग आदर किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रकार का राजतंत्र ब्रिटेन में था वैसा राजतंत्र स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, यानी वहाँ इस तरह का जो है राजतंत्र दिखाई नहीं देता है जैसा कि ब्रिटेन में। वहाँ की जनता जो है वो अधिकारों के लिए हमेशा ही जागरूक भी रही है। स्विट्ज़रलैंड की जो जनता है वो अपने अधिकारों के लिए हमेशा सतर्क रही है या जागरूक रही है। और वे लोग जो थे स्विट्ज़रलैंड के, वो बच्चों किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो है वो शासन की शक्ति है वो दे देने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार से वहाँ जनता का जो प्रभुत्व है उसका दबाव शासन करने वालों पर लगातार बना रहा। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही इसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था का होना है। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को जो है उसको आज भी अपनाया हुआ है, यानी आज भी अगर वहाँ देखें तो उस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो हमें दिखाई
देता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता जो होती है वो बच्चों प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में जो है वो भाग लेती है और महत्वपूर्ण जो भी सरकारी निर्णय होते हैं उनको लेने और अधिनियम में जो भी अधिनियम होते हैं उन अधिनियमों को पारित करवाने में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसका निर्वाह आज भी हो रहा है। यानी आज भी वहाँ पर जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो दिखाई दे रहा है। स्विट्ज़रलैंड में बच्चों पहले महिलाओं को मताधिकार जो है वो नहीं दिया गया था, यानी वो महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पर महिलाओं को भी मत देने का जो अधिकार है वो भी प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संघात्मक संविधान। बच्चों स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उस व्यवस्था को उस सिस्टम को जो है वो अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? क्योंकि वहाँ संघात्मकता के जो सभी लक्षण थे स्विट्ज़रलैंड के संविधान में एक संघात्मक संविधान के जो सभी लक्षण होते हैं वो लक्षण उसके संविधान में दिखाई मिल दिए, इसलिए जो है उसकी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड संघ में 19 तो पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है जो कि अपनी मर्जी से यानी अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से वो लोग हैं वो संघ में शामिल हो जाते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर 22 गणराज्य हैं उसके सदस्य, यानी 22 जो गणराज्य हैं वो उसके मेंबर हैं और उनको अधिकार है कि वे चाहे तो संघ की सदस्यता से अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ये स्वतंत्रता उन्होंने दी है इन गणराज्यों को, ऐसी स्वतंत्रता विश्व के बहुत ही कम गणराज्यों में भी देखने को मिलती है। स्विट्ज़रलैंड में जो है बच्चों वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो हैं उन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की भी व्यवस्था है, यानी वो किसी भी प्रतिनिधि को जो भी प्रतिनिधि वो चुनकर भेजते हैं उन प्रतिनिधियों को वो वापस बुला सकते हैं। यदि वे प्रतिनिधि जनता का विश्वास खो दें तो जनता जो है वो उन्हें वापस बुला सकती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कठोर संविधान। बच्चों स्विट्ज़रलैंड का संविधान बहुत ही कठोर है। वहाँ के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत जटिल है, यानी एक विशेष प्रकार का जो प्रोसेस है उसको संविधान में संशोधन के तो अपनाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठोर है, इसलिए इसको कठोर संविधान कहते हैं। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका। बच्चों स्विट्ज़रलैंड में एकल कार्यपालिका की जगह एकल यानी एक हरी जो कार्यपालिका उसकी जगह बहुल कार्यपालिका उसको अपनाया गया, उस सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया। वहाँ की जो जनता है उसको किसी एक व्यक्ति के वे हाथ में अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, यानी एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार देने का मतलब क्या, तानाशाही की प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देना। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसी जो कार्यपालिका है वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वहाँ सभी सदस्यों को समान अधिकार इक्वल जो है वो राइट दिए गए हैं और वे आपसी सहयोग के साथ मिल करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं और इस बात का वे ध्यान भी रखते हैं कि कहीं उनमें आपस में टकराव पैदा न हो। तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। नेक्स्ट उसकी विशेषता है संसदात्मक और अध्यादेशात्मक प्रणाली का समन्वय। बच्चों स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो है वो संसदात्मक और अध्यादेशात्मक इन दोनों ही प्रणालियों का जो है वो मिश्रण पाया जाता है। मैरियट कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो प्रजातंत्र है वो न तो संसदात्मक है और न अध्यक्षात्मक, बल्कि इसमें दोनों के कुछ लक्षण जो है वो अवश्य मिलते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। बच्चों स्विट्ज़रलैंड का संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य के हमें स्पष्ट रूप से जो है वो गुण हैं या स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देता है और स्पष्ट रूप से वहाँ के संविधान में इसकी व्याख्या भी की गई है। वहाँ के जो नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से वो स्वतंत्रता जो है वो संविधान के अंतर्गत दी गई है। और राज्य जो है वो भी अपनी ओर से किसी भी धर्म को जो है कोई विशेष संरक्षण जो है प्रदान वो भी नहीं करता, यानी किसी भी धर्म को वो विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करता स्विट्ज़रलैंड का राज्य। तो इस प्रकार से वहाँ के जो जनता है उनको किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। नेक्स्ट विविधता में एकता।
बच्चों, स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान है उसमें एक बहुत ही आदर्श उदाहरण हमें यह देखने को मिलता है कि वहाँ पर विविधता के बीच में भी एकता पाई जाती है। यानी वहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति इन सब के बीच अंतर तो है, लेकिन अंतर होते हुए भी वहाँ हमें एक राष्ट्रीय एकता जो है वो दिखाई देती है। यानी वहाँ राष्ट्रीय एकता बहुत प्रबल है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले, जातियों को मानने वाले, भाषाओं को बोलने वाले लोगों के रहते हुए भी वहाँ पर जो है वो एकता है। यानी विभिन्नता के बीच में भी उनमें राष्ट्रीय एकता पाई जाती है। नेक्स्ट हम लेंगे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में अमेरिका के संविधान के समान जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो नहीं अपनाया गया। यानी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को अपनाया गया था, लेकिन इसके विपरीत जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है उसमें ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको नहीं अपनाया गया, बल्कि वहाँ पूरी तरह से जो शक्ति है, जो पावर है, वो कैंटनों के जो नागरिक है उन नागरिकों के पास में। यानी सारी पावर किसको दे रखी? कैंटन के नागरिकों को। तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसके स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो उसका विधानमंडल है उस विधानमंडल का कार्यपालिका पर पूरा अधिकार होता है। यानी स्विट्ज़रलैंड में जो विधानमंडल है उस विधानमंडल का वहाँ की कार्यपालिका पर पूरा जो है वो अधिकार होता है। और स्विस न्यायपालिका उसको भी अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके समान संविधान की व्याख्या करने या कहते हैं कि वो न्यायिक जो पुनरावलोकन है उसका अधिकार नहीं दिया गया। यानी उनको न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का जो है वहाँ पर अभाव है। यानी वो राइट उनको नहीं दिया गया है न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को, कि वो किसी भी जो है वो कानून, जो भी कानून बनाया जाता है उन कानूनों की जो है वैधता की जांच करे। ये अधिकार वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। नेक्स्ट, मूल अधिकार। बच्चों, भारत और अमेरिका के जो देश हैं उन देशों के समान ही जो है वो, जैसे हमारे देश के संविधान में और अमेरिका के देश के संविधान में उनके नागरिकों को जो है कुछ मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए। यानी मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के अंतर्गत किया गया था। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसमें इस प्रकार का जो है वो अधिकार पत्रों का जो है वो अभाव है। यानी मौलिक अधिकारों का है वो अभाव है, क्योंकि वे जो है अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों को देना जो है वो नहीं चाहते थे। क्योंकि वो देने के पक्ष में ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ की जो शासन संचालन, यानी जो स्विट्ज़रलैंड का शासन संचालन है उस पर जनता का इतना कठोर नियंत्रण होता है कि उसकी आवश्यकता ही वो उन लोगों ने नहीं समझी। इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिए। तो ये व्यवस्था, मौलिक अधिकारों का वहाँ पर अभाव है। नेक्स्ट है गतिशील संविधान। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक जीवित और गतिशील प्रलेख है। मौलिक उपबंधों के द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं उसके अंतर्गत यह अपने को समय के अनुकूल बदलता रहता है। और लास्ट इसकी विशेषता है राष्ट्रभाषाएं। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड एक बहुभाषा और भाषी वाला देश है। इसमें विभिन्न जातियों जो विभिन्न जातियों और विभिन्न भाषाएं जो है वहाँ पर बोली जाती है। यानी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं और विभिन्न प्रकार की वो क्या बोलते हैं, भाषाएं बोलते हैं। स्विट्ज़रलैंड का संविधान की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनको, जो भी भाषाएं वहाँ बोली जाती है उन भाषाओं को बोलने की वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो कुछ भी, जो कोई भी भाषा है वो बोल सकता है। यानी किसी भी भाषा को बोल सकता है। लेकिन वहाँ पर 4 ही राष्ट्रीय भाषाएं हैं जिनको की प्रमुखता है वो दी गई है, या जिसका कि उल्लेख है वो संविधान में है, वो किया गया है। वो है जर्मन और इटालियन, फ्रेंच और रोमन, जो कि राष्ट्रभाषाएं हैं, जो इनको संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो ये है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो है वहाँ का, स्विट्ज़रलैंड का सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है और आर्थिक जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे उसकी सामाजिक व्यवस्था। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या लगभग कहा जाता है कि 50 से 60 लाख के आसपास है। और वहाँ पर विभिन्न भाषाओं के, धर्मों के, जातियों के और प्रजातियों के लोग तो रहते ही हैं। और वहाँ की जो लगभग कहते हैं 3/4 जो जनसंख्या वो जर्मन भाषा बोलने वाली है और बाकी फ्रेंच, इटालियन और रोमन भाषा के लोग। लेकिन जातीय विभिन्नता भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ
के जो 10 कैंटन है उसमें प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग हैं वो रहते हैं। और इतनी बड़ी विभिन्नता होने के बावजूद भी कहा जाता है कि ये एक समान रूप से रहते हैं, उनमें आपस में कटुता तो है ही नहीं। कहीं भी ईर्ष्या द्वेष जो कटुता है होती है वो बिल्कुल भी वहाँ दिखाई नहीं दिखाई नहीं देती है। स्विट्ज़रलैंड के समाज में मजदूर और किसान हैं वो भी रहते हैं। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड के जो समाज है वहाँ पर मजदूर वर्ग भी रहता है, किसान वर्ग है वो भी रहता है, और वहाँ पर विभिन्न व्यवसायों को करने वाले जो लोग हैं वो भी रहते हैं। यानी अलग अलग काम धंधे करने वाले, बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। और लोगों को जो भाषा है उसकी स्वतंत्रता, यानी वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है ये। और साथ ही धर्म के प्रति जो है वो एक सहिष्णुता की भावना रखते हैं। यानी सभी धर्मों के प्रति जो है वो अपनी सहिष्णुता भरी भावनाएं रखते हैं। और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं और एक दूसरे का विरोध भी नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं, विरोध करने नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के धर्म का वो सम्मान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ये लोग होते हैं, ले फिर भी उनमें क्षेत्रता उग्रता की जो भावना होती है वो कहीं दिखाई नहीं देती। वो सब समाज में जो है एक बराबर की श्रेणी के होकर के लोग आपस में रहते हैं। यानी उनमें जो है भेदभाव बिल्कुल नहीं है, पूरे सहयोग के साथ रहते हैं। इसीलिए पूरी जो दुनिया का समाज है वो भी स्विट्ज़रलैंड के जो है वो आदर करता है, यानी इस देश का आदर के साथ इसको देखता है। समाज में शासन कार्यों में भी जो है वो भी भाग लेते हैं। यानी समाज के जो लोग हैं वो शासन कार्य, सरकार के जो कामकाज है उसको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ है वो निभाते हैं, और राजनीति के प्रति भी जागरूक रहते हैं। तो ये है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की सामाजिक विशेषता। अब हम लेंगे उसकी आर्थिक विशेषता क्या है। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और हिल स्टेशन वाला, यानी एक पर्वतमाला वाला देश है, तथा चारों ओर से ये पर्वतों से ढका हुआ। वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो इतना अधिक है, इतना मन लुभाने वाला है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही स्वस्थ रहता है, यानी बहुत हेल्दी रहते हैं वो लोग। और स्विट्ज़रलैंड एक पर्यटक क्षेत्र वाला तो देश है ही है, साथ ही जो है यहाँ अधिक संख्या में बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक जो छटा है वो बहुत ही मन लुभाने वाली है। तथा यहाँ के लोग कृषि योग्य जो भूमि है वो तो कम है, लेकिन फिर भी है वो कुछ कृषि है का काम है वो करते हैं। और यहाँ के कुछ क्षेत्रों में जो है वो कृषि का कार्य किया जाता है, तथा यहाँ लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ी भी नहीं है। यानी इतना भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की आर्थिक जो स्थिति है, सिचुएशन है, वो ख़राब है। स्विट्ज़रलैंड बच्चों एक उद्योगपूर्ण देश भी कहा जा सकता है। यानी यहाँ के लोग अमेरिका की तरह धनी भी नहीं हैं और ना ही अधिक गरीब हैं, बल्कि वो मिडल के हैं, यानी बीच के जो होते हैं ना, मध्यम श्रेणी के लोग वो हैं। यहाँ पर खनिजों और तेल की कमी है बच्चों, वहाँ खनिज नहीं उत्पादन होता है जैसे और देशों में होता है। तेल का उत्पादन भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक पहाड़ी स्थल होने के कारण यहाँ पर जो है वो यातायात की सुविधा भी अच्छी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर नहीं कह सकते हैं। यहाँ का व्यापार है ये बहुत ही उन्नत है। स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ तो विश्व प्रसिद्ध है। इससे क्या होता है कि यहाँ के लोगों की जो है वो अच्छी से अर्निंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ घड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा है, विश्व में प्रसिद्ध है, तो वहाँ के लोगों को जो है अच्छी आमदनी हो जाती है। और पर्यटन है वो भी एक यहाँ का व्यवसाय है, क्योंकि बाहर से जो है कई देशों से लोग जो वो यहाँ पे घूमने आते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही अच्छा है और जो बहुत ही अच्छा चलता है। यहाँ का जो व्यवसाय है यानी पर्यटक वो बहुत अच्छा चलता है। विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं जो कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना योगदान देते रहते हैं। आयात निर्यात जो है वो यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का एक आधार बन गया है। यानी आयात और निर्यात, जो भी यहाँ की चीज़ होती है वो बाहर जाती है, बाहर की चीज़ यहाँ आती है, तो ये वहाँ के रहने वाले लोगों का एक बेस बन जाता है। और यहाँ की जो आकर्षक प्राकृतिक दृश्य है, इतना आकर्षक प्राकृतिक दृश्य है जो कि विश्व भर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लुभाता है। इसलिए लोग यहाँ पे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आकर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है वो रहते हैं। और वहाँ का जो हरियाली है बहुत ही अच्छी है, हिल स्टेशन है वहाँ पे,
तो ये है स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। थैंक यू।